हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा यानी कि क्वार्टरली एग्जाम होने वाला है और बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न आएगा, वैसा ही प्रश्न करवाइए। और हम लोग बहुत परेशान हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पहले तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ही एग्ज़ाम होता है। जिस प्रकार जब कोई खिलाड़ी क्रिकेट खेलने के लिए जाता है तो खेलने से पहले वो प्रैक्टिस करता है, तो उसी तरह से आप जब एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो युद्ध लड़ने से पहले युद्ध के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेना को अगर प्रैक्टिस नहीं करवाया जाएगा तो क्या सेना कभी जीत पाएगा? नहीं पाएगा ना। तो उसी तरह से आपका प्यारे बच्चों एक जंग है। 2026 में आपको एक जंग लड़ना है और उस जंग के लिए, उस जंग में आपको जीतना है और वो जीतने के लिए पहले प्रैक्टिस होना चाहिए और वो प्रैक्टिस ही आपका एग्जाम है। तो अगर कोई भी एग्जाम होता है, अगर आप दे सकते हैं तो आराम से आपके घर के बगल में अगर आप जा सकते हैं तो आराम से जाके एग्जाम दीजिए। बहुत फायदा है। कितना भी नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम देना ही चाहिए। कोई अगर घर से, स्कूल से, कॉलेज से बहुत दूर है तो स्कूल वाला या कॉलेज वाला से बात कर लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी कारगर हो सकता है। हम यहाँ पर वही प्रश्न को लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए चुनिंदे हैं, चुन करके लाए हैं, है ना। तो आराम से देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास को आप देखेंगे और यहां से बहुत सारे सवाल आएंगे। क्वार्टरली एग्जाम का मतलब होता है कि शुरू का 4-5 चैप्टर से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग आज 2 चैप्टर का तैयारी कराएंगे, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां पर 2-3 चैप्टर का तैयारी करवाएंगे और इससे लगभग हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे और बहुत ज्यादा उम्मीद है यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधे सीधे। यहां पर हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न करेंगे क्योंकि दोनों प्रकार के प्रश्न जरूरी है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। जो भी इस क्लास को नहीं शेयर किए होंगे प्लीज कर दीजिएगा, है ना। हम लोग देखिए ऑब्जेक्टिव तो आपको कराएंगे ही कराएंगे, सब्जेक्टिव भी कराएंगे, साथ ही साथ आर्टिकल यानी अनुच्छेद, अनुच्छेद से भी बहुत सारा सवाल आता है तो कुछ अनुच्छेद भी लास्ट में करवाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है पॉलिटिकल साइंस में टोटल 2 बुक है। एक किताब का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, है ना, और एक किताब का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। विश्व राजनीति में हम लोग विश्व राजनीति को पढ़ते हैं, जैसे शीत युद्ध का दौर, है ना, उसके बाद 2 ध्रुवीयता का अंत, वो सब चैप्टर को पढ़ते हैं। और एक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, जहां पर हम लोग भारत के बारे में पढ़ते हैं, जैसे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, है ना, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो इस चैप्टर के शुरू का 3-4 चैप्टर आपको पढ़ लेना है, 3 से 5 चैप्टर समझो। पहला बुक का 5 चैप्टर आपको पढ़ लेना है, दूसरा बुक का 5 चैप्टर आपको पढ़ लेना है। 100% इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग आपको इस बुक का तैयारी करवाएंगे, स्वतंत्र भारत में राजनीति, क्योंकि यहां से ज्यादा सवाल आते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? आप सबको पता है भारत में क्या है, विविधता में एकता है। विविधता में एकता का मतलब क्या होता है? यानी अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग जाति के लोग एक साथ मिलके रहते हैं, है ना। तो अलग अलग धर्म के लोग यानी विविधता, एकता मतलब मिलके रहते हैं। तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, इसी को कहते हैं विविधता में एकता। पूछा गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसको कहते हैं। तो विविधता में एकता की जो विशेषता है ये किसने बताई? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। जो भी फर्स्ट का बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं उसका एकदम सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हमारा चैप्टर का नाम है। कुछ कुछ सवाल जो कि आपको पता होगा, जैसे हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में, याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, ये तो आपको पता है। हमारा संविधान का निर्माण कब हुआ? ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान कब लागू हुआ? अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि जल्दी से बताओ हमारा जो संविधान है ये कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो कोई पूछे कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है संविधान को बनाने के लिए किसका गठन हुआ था? तो संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संविधान सभा था उसमें टोटल कितने सदस्य थे? याद रखिएगा उसमें टोटल 389 सदस्य थे, है ना। संविधान सभा बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 389। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, उसका नाम क्या था? प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है ना। याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद उनका नाम था। राजेंद्र प्रसाद कौन है? जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी है ना। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर आपको पूछे कि बताइए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है ना, तो वो है राजेंद्र प्रसाद। संविधान का पिता किसे कहा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को।
कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए, यहां से आपके सवाल आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वो चाहता था कि हम एक अपना अलग देश बनाए। वो ना ही पाकिस्तान की तरफ ना ही भारत की तरफ आना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान वाले ने कश्मीर पर हमला किया, फिर कश्मीर हमारे से मदद मांगने के लिए आया, फिर हम लोगों ने मदद किया, लेकिन एक शर्त पर कहा कि भाई कश्मीर को हमारा हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसके लिए प्यारे बच्चों तो किसने हस्ताक्षर किया था? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर का राजा का नाम था राजा हरि सिंह। इसी ने प्यारे बच्चों एक एग्रीमेंट हुआ था भारत और कश्मीर के बीच में, जिसको विलय पत्र कहा जाता है। और इस विलय पत्र में उधर से कश्मीर की तरफ से राजा सिंह ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। तो कश्मीर के राजा का नाम क्या है? राजा हरि सिंह। अगला सवाल प्यारे बच्चों, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? तो हम सब जानते हैं हमारा प्यारा सा संविधान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इस संविधान में एक प्यारे बच्चों राज्य है जिसको विशेष दर्जा दिया गया है, वो था जम्मू कश्मीर। लेकिन अभी हटा दिया गया है। याद रखिएगा, धारा 370, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि धारा 370 का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से है। लेकिन अभी धारा 370 को हटा दिया गया है ना। तो जम्मू कश्मीर को ही विशेष दर्जा मिला हुआ था, यानी एक तरह से सभी राज्यों से अलग दर्जा था इनको। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये कौन था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले याद रखिए, पुनर्गठन आयोग क्या है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में। पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। अब आप कहोगे कि सर ये पुनर्गठन आयोग क्या है ना। याद रखिएगा, पुनर्गठन आयोग जो है ना, भाषा के आधार पर उस वक्त में क्या हुआ था एक्चुअली, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो देश आजाद होने के बाद अलग अलग राज्य जो है ना बनना चाहता था। कुछ लोग कह रहा था कि हमारा अलग राज्य बनना चाहिए, जैसे झारखंड बिहार से अलग हो गया। उसी तरह से बहुत सारा राज्य है जो अलग होना चाहता है, एक राज्य बनाना चाहता है ना। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों उस वक्त में जब हमारा देश आजाद हुआ तो अलग अलग लोगों का डिमांड था कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। जैसे जितने लोग, जहां तक लोग गुजराती बोलते हैं उसको गुजरात का नाम दे दो, जहां तक लोग मराठी बोलते हैं उसको महाराष्ट्र बना दो, जहां तक लोग तेलुगु बोलते हैं उसको आंध्र प्रदेश बना दो। यानी सब लोग क्या कहा कि भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनना चाहिए। तो इसी को बनाने के लिए एक आयोग बनाया जिसका नाम रखा गया राज्य के पुनर्गठन आयोग। तो राज्य के पुनर्गठन आयोग कब बनाया? 1953 में। किसके आधार पर, क्यों बनाया? तो याद रखिएगा, बहुत सारे लोग राज्य बनाना चाहते थे अलग अलग, तो राज्यों के निर्माण के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 1953 में। और भाषा के आधार पर, किसके आधार पर गठन हुआ? भाषा के आधार पर गठन हुआ। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना था? भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहला राज्य कौन बना था? उसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था उसका नाम था आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा, ये भी पूछा जाता है। कौन सी भाषा प्यारे बच्चों? तो ये भी याद रखिएगा, तेलुगु भाषा। ठीक है। अच्छा, अब पूछा गया कि राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है न्यायमूर्ति फजल अली। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली। पुनर्गठन आयोग कब बनाया? 1953 में। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए ही पुनर्गठन आयोग को 1953 में बनाया और इसका अध्यक्ष बनाया न्यायमूर्ति फजल अली को। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य कौन सा बना? तो अभी हमने बताया कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था, उसका नाम था क्या नाम था? उसका नाम था प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश। और कौन सी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना? याद रखिएगा, तेलुगु। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा के आधार पर बना? तेलुगु। कब बना अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो 1953 में बना था, 52 में नहीं, 53 में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या है? हमने क्या कहा आपको, हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न करवाएंगे क्योंकि दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक। क्वेश्चन पूछा द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? याद रखिएगा, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, उससे पहले देश में एक बहुत बड़ी संकट आ गई थी, है ना। कुछ मुस्लिम लोग चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया जाए और कुछ लोग चाहते थे कि हिंदू के लिए अलग देश बनाया जाए। तो इसी को कहते हैं द्विराष्ट्र। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है ये किसने दिया? तो याद रखिएगा, उनका नाम था जिन्ना, यानी मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। जिन्ना ने क्या दिया? द्विराष्ट्र सिद्धांत। अब द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है प्यारे बच्चों? तो मुसलमानों के लिए अलग देश बनाया जाए, हिंदुओं के लिए अलग देश बनाया जाए, तो इस तरह दो देश बनाया जाए। इसी को कहा द्विराष्ट्र, दो देश। तो दो देशों का निर्माण होना चाहिए, अलग अलग देश। इसी को द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं, जो कि दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा? देखिए, पूछा गया द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। देखो,
ये जो द्विराज सिद्धांत है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रतिपादित यानी प्रस्तावित किया गया था। ठीक, इसके अनुसार भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र बनाकर अलग अलग देश बनाए जाए। यानी इसने क्या कहा कि भारत में मुसलमान और हिंदू है, ये दोनों अलग अलग देश बनाए। इनका मानना था कि मुसलमानों का अपना अलग धर्म है, मुसलमानों की अपनी एक अलग संस्कृति है, मुसलमानों का एक अपना जीवन जीने का अलग तरीका है, मुसलमानों का रहन सहन अलग है, मुसलमानों की संस्कृति अलग है, मुसलमानों का धर्म अलग है, बिल्कुल हिंदुओं से तो बिल्कुल अलग है। इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए, ये अली जिन्ना ने कहा। इसी सिद्धांत को द्विराज सिद्धांत कहते हैं, है ना, जिसको आज के दिन पाकिस्तान नाम से जानते हैं। ये देश जो बना पाकिस्तान द्विराज सिद्धांत के आधार पर ही बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो द्विराज सिद्धांत अगर पूछेगा तो आप जवाब दे दोगे कि द्विराज सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा लाया गया था। उन्होंने क्या कहा कि मुसलमानों के अलग देश, हिंदुओं के अलग देश होना चाहिए, क्योंकि दोनों का रहन सहन, खाना पीना, रहना सब कुछ अलग है, इसीलिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? हम सब प्यारे बच्चों जानते हैं लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पता सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए भारत के पहले गृह मंत्री का नाम क्या है? होम मिनिस्टर का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यही इंसान की वजह से आज भारत एक है, नहीं तो आज भारत का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, सब अलग होना चाहता था भारत से, है ना। तो भारत का लौह पुरुष कहा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, किसने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी द्विराज सिद्धांत को किसने दिया? तो बिल्कुल जिन्ना ने। अगर जिन्ना ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ऑप्शन में मुस्लिम लीग रहेगा। अब आप कहोगे कि सर ये मुस्लिम लीग क्या है? ये भी एक क्वेश्चन है कि सर ये मुस्लिम लीग क्या है? तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग एक मुसलमानों की पार्टी है। मुस्लिम लीग क्या है? मुसलमानों की पार्टी है, जिसको बनाया था 1906 में। ठीक है, तो मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है। मुस्लिम लीग कब बना? 1906 में। कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? ढाका में। ढाका कहां पर पड़ता है? ढाका पड़ता है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है ना, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है? याद रखिएगा बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। और ढाका में ही मुस्लिम लीग पार्टी बना 1906 में। एक मुसलमानों की पार्टी था, उसी तरह से एक हिंदू का भी पार्टी था, जिसको कहते हैं हिंदू महासभा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है हिंदू महासभा, हिंदू महासभा जो पार्टी है ये कब बनाया? 1915 में। हिंदू महासभा पार्टी कब बना? 1915 में। और द्विराज सिद्धांत कौन लाया? जिन्ना। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ये सब ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ? तो ताशकंद समझौता भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक है ताशकंद समझौता, एक है शिमला समझौता। आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल ही में एक ऑपरेशन सिंदूर चला था, है ना, जिसके तहत एक पहलगांव अटैक हुआ था। तो भारत ने सिंधु जो जल संधि था, सिंधु समझौता, उसको खत्म कर दिया। अब पानी को रोक लिया गया जो पाकिस्तान की तरफ जाता था। तो पाकिस्तान के साथ कई सारा समझौता हुआ है। यहाँ पर पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ है ये कब हुआ है? तो याद रखिएगा ताशकंद समझौता 1966 में, है ना। पूछा जाएगा ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। पूछा जाएगा शिमला समझौता कब हुआ प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिमला और ताशकंद ये दोनों पूछा ही जाता है। तो शिमला समझौता हुआ था 1972 में और ताशकंद समझौता हुआ 1966 में। ये दोनों चीज किसके बीच हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना। तो शिमला समझौता किसके बीच हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच में। पाक का मतलब पाकिस्तान, तो भारत पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ जिसको हम लोग शिमला समझौता कहते हैं और ताशकंद समझौता कहते हैं। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था और शिमला समझौता 1972 में हुआ था। ताशकंद समझौता जब हुआ था तो उस वक्त में भारत की तरफ से गए थे लाल बहादुर शास्त्री, है ना, लाल बहादुर शास्त्री गए थे भारत की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से आया था अय्यूब खान। तो इन दोनों के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक, बाकी शिमला समझौता जो है, शिमला समझौता के समय भारत की तरफ से इंदिरा गांधी गई थी और पाकिस्तान की तरफ से आया था जुल्फिकार अली भुट्टो। तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी की बीच जो समझौता हुआ था इसको शिमला समझौता कहते हैं, जो कि 1972 में हुआ था, है ना। शिमला भी आपका रूस में पड़ता है, ताशकंद भी रूस में पड़ता था। ठीक है, याद रखिएगा ताशकंद ये सब जगह का नाम है, शिमला जगह का नाम है। तो ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। शिमला कब हुआ? 1972 में। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तो हमने क्या कहा कि तेलुगु, तेलुगु भाषा के आधार पर प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश किस भाषा के आधार पर बना? तेलुगु। तमिल भाषा कहां पर चलती है? तमिलनाडु में। कन्नड़ भाषा कनाडा में। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? तो हमने क्या कहा? सबसे पहला सवाल कि शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। किसके बीच हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, भारत की तरफ से कौन था? भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? तो भारत के उस वक्त में प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी भारत की तरफ से थी
और पाकिस्तान की तरफ से था जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों के बीच में ये शिमला समझौता हुआ था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इंदिरा गांधी, आपको तो पता ही इंदिरा गांधी के बारे में, नहीं पता है कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत में विविधता में एकता है कैसे, या भारत के लिए विविधता में एकता का क्या अर्थ है। तो देखो, भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग कपड़े पहनने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं एक साथ मिल करके। जी हाँ, बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पर, फिर भी मिलजुल करके रहते हैं। बहुत ही कम कुछ देखने को मिलता है, इसलिए भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग मिलकर रहते हैं। ठीक, तो भारत एक विविधता में एकता का देश है कैसे। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें अनेक धर्म, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे संप्रदाय यहाँ पर है, बहुत सारे यहाँ पर जाति है, बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जब कोई परेशानी होती है, जब कोई दिक्कत होती है, जैसे इसी बार पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, है ना, युद्ध हो रहा था, थोड़ा बहुत युद्ध हुआ था। तो इस बार जो पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तो पूरे भारत के लोग एक साथ मिल गए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग आपस में मिल गए पाकिस्तान के खिलाफ। तो वही कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। हाँ सही बात है, अलग अलग धर्म, जाति, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन जब कोई परेशानी होती है तो सब लोग मिलजुल कर समस्या का समाधान करते हैं, सब लोग मिलजुल कर लड़ते हैं। इसी तरह से कह सकते हैं कि भारत एक विविधता में एकता का देश है। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, है ना। भारत के संविधान के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का संविधान है ये कैसा संविधान है। ये लिखित संविधान है, लिखित। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। संविधान को बनाने में टोटल कितने लोग थे, 389 लोग इसमें शामिल थे, है ना। संविधान को लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। संविधान बनकर तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर, है ना, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, यानी अंकीकृत हो गया था। लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 2 महीना के बाद लागू हुआ। पूछा जाएगा संविधान सभा ने इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था, यानी संविधान लागू होने से पहले इस पर सिग्नेचर कब हुआ था। तो याद रखिएगा, संविधान लागू होने से पहले इस पर सिग्नेचर हुआ था 24 जनवरी को 1949 को। तो ये भी डेट याद रखिएगा। देखिए 24 जनवरी 1949 को क्या हुआ, तो 24 जनवरी 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर हुआ। उसके बाद उसके 24 जनवरी, हाँ 24 जनवरी, ठीक, अच्छा, उससे पहले क्या, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद 24 जनवरी 1949 को हस्ताक्षर हुआ। उसके 2 दिन के बाद यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। बड़ा संविधान है, 389 लोग थे सदस्य संविधान सभा के, और संविधान सभा भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पूछा कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, तो भारत के संविधान में कुल 25 अध्याय हैं। टोटल अनुच्छेद कितना है, 395, है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत के संविधान में टोटल आर्टिकल कितना है, 395। टोटल अध्याय कितने हैं, अध्याय मतलब भाग कितने हैं, 25। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब लगा देना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष अगर पूछे, अगर आपको पूछे, ध्यान दो यहाँ पर क्वेश्चन को, ध्यान दो, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष अगर पूछेगा प्यारे बच्चों, तो डायरेक्ट आप लोग क्या कहोगे, डायरेक्ट आप लोग कहोगे कि राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और वहीं पूछे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तब कहोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा के अध्यक्ष क्या कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर हो जाएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर, और संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यानी जो कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना किसने किया, तो उसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम, इसी ने कांग्रेस पार्टी को बनाया। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी कब बना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्यारे बच्चों बताइए कांग्रेस पार्टी कब बना था, तो याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी बना था 1885 में। ठीक है, पूछेगा बीजेपी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बीजेपी पार्टी कब बना, 1980 में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा भारतीय सिर्फ जनता पार्टी, है ना,
क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना प्यारे बच्चों 1885 में हुई थी। बीजेपी पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। उसके बाद पूछा जाता है कि जो जनता पार्टी है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? हम सब जानते हैं 1977 में, है ना। कांग्रेस पार्टी को किसने बनाया था? तो उसका नाम था ए ओ ह्यूम। कौन नाम था? ए ओ ह्यूम। पूछा जाएगा बीजेपी पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो एक था एल कृष्णवादी, क्या नाम था उसका? लाल कृष्णवादी, ऐसे कुछ नाम था। और एक था अटल बिहारी वाजपेयी, एक था लाल कृष्ण एडवाणी, है ना। तो याद रखिएगा बीजेपी पार्टी की स्थापना किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण एडवाणी। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की स्थापना ए ओ ह्यूम ने किया। और जनता पार्टी की स्थापना प्यारे बच्चों किसने किया था? तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति का भाषण किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। तो उसी ने जनता पार्टी की स्थापना किया 1977 में। जनता पार्टी 1977 में बनी थी और 1977 में ही ये पार्टी जीत भी गई थी। तो पूछा जाएगा जनता पार्टी कब बनी? 1977 में। ये पार्टी कब जीती थी? तो 1977 में ही ये पार्टी जीत गई थी। प्रधानमंत्री कौन बने थे इस पार्टी से? तो याद रखिएगा जनता पार्टी से जो प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। क्या नाम था? मोरारजी। ठीक है, लिख लेना, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जो कि प्यारे बच्चों जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे। और मोरारजी देसाई कितने समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 महीने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जनता पार्टी है उससे सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई जो है ये कितने दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे? याद रखिएगा 18 महीने के लिए, है ना। 18 महीने के बाद फिर मोरारजी देसाई खत्म हो गए। ठीक है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, मोरारजी देसाई को प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कहा जाता है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहा जाता है मोरारजी देसाई को, क्योंकि 1977 से पहले जितने भी प्रधानमंत्री बनते थे ना वो सभी कांग्रेस पार्टी से ही बनता था। पहली बार था कि कांग्रेस पार्टी से नहीं बना था कोई, वो है मोरारजी देसाई। तो इसलिए इसको प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया था ए ओ ह्यूम ने। ठीक है। कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष, उनका नाम था एनी बेसेंट, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहां पर? ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग, जो कि मुसलमानों की एक पार्टी थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा, बताइए भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसको कहते हैं प्रेम्बल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व इस तरह से बोलते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व इंस्टीट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक, ऐसे कुछ है ना। तो प्रस्तावना जो होता है इसी को भारत के संविधान का आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रस्तावना तुम लोग को याद होना चाहिए यार, मुझे याद नहीं है अलग बात है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के बारे में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, है ना। गांधी जी से तो एक दो सवाल पूछा ही जाता है। सबसे पहले गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? गुजरात के एक जगह था पोरबंदर, वहीं पे गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी जो कि पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे। पेशे से गांधी जी क्या थे? एक वकील थे। पेशे से गांधी जी क्या थे? एक वकील थे। गांधी जी भारत वापस कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। गांधी जी ने कई सारे क्रांति किया, जैसे असहयोग आंदोलन कब किया? 1920 में। चंपारण सत्याग्रह कब किया? 1917 में। तो गांधी जी के बारे में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल, है ना। गांधी जी का जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, है ना, पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी, ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी? आपको पता है भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ था? याद रखिएगा भारत में पहली बार जो चुनाव है वो हुआ था 1952 में। तो अगर आपके से कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ, याद रखिएगा प्यारे बच्चों भारत में पहली बार इलेक्शन 1952 में हुआ था। और हर बार चुनाव 5 साल के बाद होता है। तो पहली बार जो चुनाव है वो 1952 में हुआ। उसी तरह से दूसरी बार जो चुनाव है वो हुआ था 1957 में।
5 साल बाद, 52 5 57। तीसरी बार कब होगा? तो 57 5 62, तीसरी बार 62 में हुआ था। चौथी बार कब हुआ था? चौथी बार 1967 में हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ? 52 में। दूसरी बार कब हुआ? 57 में। तीसरी बार कब हुआ? 62 में। चौथी बार कब हुआ? 67 में। और तीनों बार किसकी जीत हुई? कांग्रेस पार्टी की। चौथी बार भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुआ था, लेकिन उतना सीट नहीं मिला था। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, आपको पता है हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में। तो देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री जो बनता है, मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं तो क्या ऐसे ही बन गए हैं? अरे नहीं, चुनाव हुआ है, चुनाव में जीतने के बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो पहली बार चुनाव 1952 में हुआ, तो प्रधानमंत्री भी 1952 के बाद बनना चाहिए। लेकिन हमारा देश 1947 में ही आजाद हुआ गया था और प्रधानमंत्री भी उसी समय बन गया था। तो प्यारे बच्चों, 1952 से जो पहले सरकार चलती थी, इस तरह की सरकार को ही अंतरिम सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिम सरकार। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि अंतरिम सरकार क्या है, तो आप क्या कहोगे कि भाई 1952 में चुनाव हुआ था, लेकिन 1952 से पहले 1947 से लेकर के 1952 के बीच में जो सरकार चल रहा था, इस तरह की सरकार को अंतरिम सरकार कहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि उस वक्त में संविधान भी नहीं बना था, संविधान भी हमारा कब बना? 1950 में बना, 26 जनवरी को बना। तो 1947 में ही देश आजाद हुआ था, तो 1947 में जो सरकार बनी, इसको अंतरिम सरकार कहते हैं। और इस वक्त में जो कानून चलाया जाता था, वो अंग्रेज का सरकार के देख करके, अंग्रेज की सरकार को देख करके कानून चलाया जाता था। तो वही पूछा गया कि भारत में 1946 की अंतरिम सरकार की किस योजना के तहत? तो याद रखिएगा, ये जो अंतरिम सरकार बना था, किस योजना के तहत? तो कई सारी योजना है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 को। क्रिप्स मिशन आया था 1942 को। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 को। ठीक है। और माउंटबेटन योजना ये भी कब आया था? 1946 को। माउंटबेटन योजना का क्या काम था? भारत को बांटने के लिए आया था, ये कि कैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा, इसके लिए माउंटबेटन योजना आया था। देखिए क्या काम है। और कैबिनेट मिशन आया था क्यों? संविधान को बनाने के लिए। और क्रिप्स मिशन जो है ये आया था दूसरा विश्व युद्ध में मदद मांगने के लिए, हम लोगों ने किया था। तो भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनाई? अब बताइए, अंतरिम सरकार समझ गए कि 1947 से लेकर के 52 की बीच जो सरकार चली थी, इसको अंतरिम सरकार कहते हैं। अब ये अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनाया गया था? बिल्कुल प्यारे बच्चों, 17 का राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मजा आ रहा है आपको? अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारत के संविधान में सारा संप्रभुता किसमें निहित है? पूरा ताकत है संविधान को, पूरा ताकत भारत का संविधान के पास है। संविधान के बगैर, संविधान के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो भारत का संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? संविधान में। लेकिन यहाँ पर संविधान ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर लगा देंगे जनता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल, देखिए स्वतंत्र भारत यानी जब हमारा देश आजाद हो गया, तो उस वक्त में जो पहला गवर्नर जनरल बना था, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये बने थे 1947 में। याद रखिए, 1947 में कौन बने थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड माउंटबेटन। और सी राजगोपालाचारी कब बने थे? 1948 में। कब बने थे प्यारे बच्चों? 1948 में। तो अब आप बताइए, 1948 में जो बनेगा उसको बाद में कहा जाएगा ना, और 1947 में जो बनेगा उसको पहले कहा जाएगा ना। तो स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, बहुत अच्छा, इतना ही याद रखना। निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना? बताइए यहाँ पर कौन सा राज्य है जो कि 1966 में बना है प्यारे बच्चों? बिल्कुल वो है पंजाब। पंजाब जो है आपका 1966 में बना है। ठीक है, तो अच्छे से आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 नंबर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आप लोगों का सारा क्वेश्चन सही हो रहा है? जल्दी से आप सभी लोग बताओ, क्या आप लोगों का सारा क्वेश्चन सही हो रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा क्या? बहुत अच्छा यार, समझ में आ रहा है तो यस सर। सर संविधान में 22 भाग है ना। देखो संविधान में 22 भाग है, लेकिन टोटल कितने हैं? 25। ठीक है, टोटल 22, मूल भाग टोटल 22 है, लेकिन पूरे विस्तार के तौर पर कहा जाए तो 25। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, विकास के दो मॉडल कौन कौन से हैं? भारत के द्वारा विकास का कौन सा मॉडल अपनाया है ना? तो हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों, जब भारत देश आजाद हुआ तो उस वक्त में विकास करने का दो मॉडल था, है ना। यहाँ पर भारत के पास ऑप्शन था कि भाई हम किस मॉडल को अपनाएं। तो किसी ने कहा कि पूंजीवादी को अपना लीजिए। अब पूंजीवादी मॉडल किसका है? अमेरिका का है। ठीक। किसी ने कहा कि समाजवादी मॉडल को अपना लीजिए, और समाजवादी मॉडल किसका है? ये जो है रूस का है। ठीक। लेकिन भारत ने कहा कि हम इन दोनों को नहीं अपनाएंगे।
बल्कि हम इन दोनों की अच्छी अच्छी बातों को अपनाएंगे। यानी भारत ने कहा कि हम इन दोनों को नहीं, बल्कि इन दोनों की अच्छी अच्छी बातों को अपनाएंगे। और दोनों को अपनाने के बाद भारत का जो मॉडल है, इस मॉडल का नाम पड़ा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पहले आप बताइए तो भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया है? विकास का कौन सा मॉडल भारत ने अपनाया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब इसमें पूंजीवादी का भी गुण है, इसमें समाजवादी का भी गुण है। दोनों का गुण को मिला करके भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया है। पूछा जाएगा पूंजीवादी किसका था, तो अमेरिका का था। ये तो आप लोगों को पता है कि पूंजीवादी अमेरिका का था। समाजवादी किसका था? ये सोवियत संघ का था, यानी कि यूएसएसआर यानी कि रूस का था। ये तो आपको अच्छे से पता है। पूंजीवादी क्या होता है? तो आपका संपत्ति का मालिक आप खुद है, प्राइवेट, इसको कहते हैं पूंजीवादी। समाजवादी आपका संपत्ति का मालिक सरकार है, सरकारी, इसको कहते हैं समाजवादी। देखो डिफिनेशन जो है ना हम छोटा सा दे रहे हैं आपको, अगर डीप में जाओगे बहुत ज्यादा है। चलिए, आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण एवं विकास संबंधित दो मॉडल प्रस्तुत किए। तो भारत के पास दो मॉडल कौन कौन से हैं और भारत ने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया? तो भारत के पास पहले दो मॉडल था। एक था पूंजीवादी मॉडल। पूंजीवादी व्यवस्था में विकास का समस्त दायित्व निजी हाथों में केंद्रित होता है, जैसे कि पश्चिमी देशों में है, जैसे कि अमेरिका के देशों में है। यानी पूंजीवादी मॉडल का मतलब क्या हो गया कि पूरा जो संपत्ति है वो निजी हाथ में होता है, प्राइवेट होता है। तो इस तरह की मॉडल को पूंजीवादी मॉडल कहते हैं। अगला है समाजवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल में निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है और पूरा जो उत्पादन है उस पर राज्य का नियंत्रण होता है। राज्य मतलब सरकार, सरकार का नियंत्रण होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों ही मॉडलों की अच्छी अच्छी बातों को लेकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इस व्यवस्था में निजी व सार्वजनिक के क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है, यानी मिश्रित में दोनों होता है, निजी भी और सार्वजनिक भी, यानी पूंजीवादी भी और समाजवादी भी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम लोग प्यारे बच्चों दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। आराम से बैठ जाइए, 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सारा क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? हम सब जानते हैं भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ भारत में? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ? 52 में, दूसरी बार 57 में, तीसरी बार 62 में, चौथी बार 1967 में हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे कि भारत में पंचवर्षीय योजना लागू कब हुआ? अच्छा, पंचवर्षीय योजना आप लोग जानते हैं क्या होता है पंचवर्षीय योजना? अरे गलत क्यों लिख रहे हैं? क्या आप लोग जानते हैं पंचवर्षीय योजना? प्यारे बच्चों, पंचवर्षीय योजना होता है कि अगले 5 साल में हम क्या क्या काम करेंगे, हमारा देश 5 साल में क्या क्या करेगा, इसके लिए एक योजना बनाई जाती है, जिसको कहते हैं पंचवर्षीय योजना। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पंचवर्षीय योजना है ये कब लागू हुआ? 1951 में। और पंचवर्षीय योजना कितने साल के लिए चलता है? 5 साल के लिए। तो 1951 में पंचवर्षीय योजना लागू हुआ। 1951 से लेकर के 56 तक, यानी 1951 से लेकर के 56 तक पहला पंचवर्षीय योजना चला। फिर दूसरा पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? 1956 में। और 1956 से लेकर के 1961 तक दूसरा पंचवर्षीय योजना चला। फिर तीसरा पंचवर्षीय योजना लागू हुआ 1961 में, और 1961 से लेकर के 5 साल चलेगा, तो 1961 और 5 1966, तो 1966 तक तीसरा पंचवर्षीय योजना चला। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? आप कहोगे 1951 में। कब तक चला? 1956 तक। दूसरा पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? 56 में, 61 तक चला। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 में लागू हुआ, 66 तक चला। ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, ये आपका पहला पंचवर्षीय योजना है ना। तो पहला पंचवर्षीय योजना को कृषि योजना भी कहा जाता है। क्यों जानते हो क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा कृषि पर ध्यान दिया गया था। पंचवर्षीय योजना मतलब अगले 5 साल में हमारा देश क्या क्या काम करेगी, क्या क्या योजना बनाएगी, क्या क्या काम करेगी, उसके लिए एक योजना बनाई जाती है, जिसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो पहली बार जो 5 साल के लिए योजना बना था, इस पर सिर्फ कृषि पर यानी खेती पर ध्यान दिया गया था, इसलिए इसको कृषि आधारित योजना भी कहते हैं। और दूसरी बार जो पंचवर्षीय योजना हुआ था 1956 से 61 तक, इस पंचवर्षीय योजना में ज्यादातर उद्योग पर ध्यान दिया गया था। उद्योग का मतलब फैक्ट्री है ना, परिवहन पर ध्यान दिया गया था, गाड़ी वगैरह फैक्ट्री पर, इसलिए इसको उद्योग परियोजना भी उद्योग योजना कहते हैं, इसको कृषि योजना कहते हैं। ठीक है, अब देखो भारत में किस दल की व्यवस्था है? भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए सेकेंड का आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे जाते हैं, बच्चे अक्सर फंसते हैं कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? चौधरी चरण सिंह। देखो, अगर आपको सिर्फ कांग्रेस पार्टी पूछता तब आप कहते ए ओ ह्यूम,
लेकिन यहाँ पूछा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना, तब यहाँ पर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, किस राजनीतिक ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के एक विचार पर बल दिया? बताइए कौन सा ऐसा पार्टी है जो चाहता था कि एक पार्टी हो, एक देश हो, एक ही संस्कृति हो, एक ही देश हो, एक ही संस्कृति हो, एक ही पार्टी हो? ये कौन चाहता था? ये चाहता था भारतीय जनसंघ। कौन चाहता था? भारतीय जनसंघ। और इसी भारतीय जनसंघ से प्यारे बच्चों आपका बना है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। तो आपको पता है बीजेपी भी यही चाहता है। बीजेपी भी क्या चाहता है? एक देश हो, एक संस्कृति हो, एक राष्ट्र हो, सब संस्कृति। भारत क्या है? भारत में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म है, तो सारा संस्कृति मिला के एक संस्कृति हो जाए। तो एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र हो, ये भी बीजेपी चाहता है। और पहले कौन चाहता था? भारतीय जनसंघ चाहता था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग जानते हैं बीजेपी पार्टी 1980 में आया था, हम सब जानते हैं। क्या आपको पता है बीजेपी पार्टी किस पार्टी से बना है? तो बीजेपी पार्टी प्यारे बच्चों भारतीय जनसंघ से ही बना है। जी हाँ, तो भारतीय जनसंघ पार्टी का एक तरह से नया नाम है बीजेपी, यानी भारतीय जनसंघ का अगला जन्म हुआ बीजेपी के नाम से। समझ गए आप? तो कभी पूछा जाएगा बीजेपी किस पार्टी से निकला है? भारतीय जनसंघ से, याद रखिएगा। और वही इस तरह करता है। भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था? कौन सा राज्य है? वो है केरल, है ना। 5 का जो भी बच्चे सी लगा रहे हैं उसका, अच्छा 5 का सी बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? गैर कांग्रेसी का मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां नहीं बनी। देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती तो उसको कहते हैं कांग्रेसी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी तो उसको कहेंगे गैर कांग्रेसी। गैर का मतलब नहीं, है ना। तो बताइए भारत का कौन सा राज्य है जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार नहीं बनी? तो वो है केरल, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, दल बदल से आप क्या समझते हैं? दल बदल क्या है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है दल बदल, है ना। पूछा जाता है दल बदल क्या है। तो जब कोई संसद मतलब एमपी, जब कोई एमपी या कोई एमएलए अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है, या अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है, या दूसरी एक नया पार्टी बना लेता है ना। तो इस तरह से जो बदलाव करता है या अपना सदस्यता ना छोड़ करके दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो इस तरह के बदल अदल को दल बदल कहते हैं ना। तो देखिए पूछा गया दल बदल से आप क्या समझते हैं? तो लिखोगे जब कोई संसद या जब कोई विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है, जब कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है, या कोई नया दल बना लेता है, नया पार्टी बना लेता है, अपनी सदस्यता छोड़े बिना ही, यानी अपनी सदस्यता को छोड़े बिना ही एक नया पार्टी बना लेता है, इस तरह के चीज़ों को। और एक तो नया, देखो जब कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाए या कोई नया पार्टी बना ले, जैसे बहुत सारे एमपी एमएलए है जो अपनी पार्टी को छोड़ देता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है, एक नया पार्टी बना लेता है, या अपनी सदस्यता छोड़े बिना, यानी पार्टी छोड़े बिना ही उसी पार्टी के खिलाफ वोट देता है, तो इस तरह की चीजों को राजनीतिक दल बदल कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो डीएमके ये तमिलनाडु का क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। 6 का हो जाएगा ये तमिलनाडु, राइट आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा डीएमके कौन से राज्य का पार्टी का नाम है? तमिलनाडु की पार्टी का नाम है डीएमके, ठीक। और बिहार में कौन कौन सी पार्टी है? तो राजद आरजेडी, जदयू, जेडीयू, ये सभी बिहार की पार्टी है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तमिलनाडु में कौन सी पार्टी है? डीएमके। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है? बताइए कौन सा पार्टी है? राजनीतिक दल मतलब पॉलिटिकल पार्टी, तो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जिसको छतरी संगठन के रूप में भी जाना जाता है? तो छतरी संगठन कहा जाता है। छतरी मतलब क्या? छाता। जैसे हम लोग जब छाता, जैसे मान लो बारिश हो रही है तो हम लोग सब एक छाता के नीचे आ जाते हैं ना। मान लो यहाँ पर बारिश हो रही है, मेरे पास छाता है, तो आप लोग क्या करोगे? मेरे पास आ जाओगे, छाता के नीचे आ जाओगे ताकि आप पर पानी ना पड़े, तो हम लोग सब एक छाता के नीचे हो जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल वैसी ही थी, छाता के जैसा, सारे लोग कांग्रेस पार्टी में आ जाते थे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को छतरी संगठन के रूप में भी जाना जाता है। किसको? कांग्रेस पार्टी को। 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुत अच्छा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहला मुख्यमंत्री का नाम था श्री कृष्ण सिंह। 8 का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी आपका हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? दूसरे राष्ट्रपति ये राधाकृष्णन थे, याद रखिएगा।
तो उपराष्ट्रपति पहली बार बना उपराष्ट्रपति और दूसरी बार बना राष्ट्रपति, कौन? राधा कृष्णन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। और उप प्रधानमंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का उप प्रधानमंत्री भी यही थे और गृह मंत्री भी यही थे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय मतलब बहु मतलब बहुत सारा, बहु मतलब बहु मत समझ लेना, ठीक है, सास बहु नहीं समझ लेना। बहु मतलब बहुत सारा, दलीय का मतलब दल, बहुत सारा दल। तो बहुदलीय व्यवस्था क्या है? बहुदलीय व्यवस्था वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें बहुत से पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ते हैं तथा सभी पार्टी अलग अलग रूप या संगठन के रूप में सरकारी विभागों पर नियंत्रण की क्षमता रखते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और अलग अलग चीज़ों में भाग वगैरह लेते हैं। इस तरह की व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अलग अलग पार्टी एक व्यवस्था है जहाँ पर बहुत सारे पार्टी, जब भी चुनाव होता है तो आप देखोगे भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। कैसे? आप देखोगे जब भी चुनाव होता है कितना सारा पार्टी चुनाव लड़ता है, कितना सारा दल आकर के चुनाव लड़ता है, इधर बीजेपी, इधर कांग्रेस, इधर आरजेडी, इधर अलग अलग बहुत सारा पार्टी, 18-19 पार्टी। तो इसी को कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। अगला देखिए, निम्न में से किस दल का गठन 1951 में हुआ था? कौन सा पार्टी है जिसका गठन 1951 में हुआ था? तो प्यारे बच्चों, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनसंघ। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कौन सा पार्टी है जिसका गठन 1951 में हुआ था? तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनसंघ। और इसी पार्टी से कौन सा पार्टी निकला है? बीजेपी। कौन सा पार्टी? 1951 में भारतीय जनसंघ बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? यानी जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कांग्रेस को कौन सा छाप है? हाथ छाप। बीजेपी को कौन सा छाप है? कमल छाप। आरजेडी को कौन सा छाप है? लालटेन। और किसी को तीर छाप, किसी को, बहुत सारा अलग अलग पार्टी को अलग अलग छाप दिया है, अलग अलग उनका चुनाव चिन्ह है। तो ये जो चुनाव चिन्ह उनको दिया जाता है, ये कौन देता है? याद रखिएगा, ये चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग मतलब जो इलेक्शन कराता है, चुनाव कराता है। तो ये चुनाव आयोग ही है जो कि अलग अलग पार्टी को उनका चुनाव चिन्ह देता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखो, स्वतंत्र भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ? तो स्वतंत्र भारत में पहली बार आम चुनाव 1952 में हुआ, दूसरी बार 57 में हुआ, तीसरी बार 62 में हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। तो बीजेपी पार्टी कब बना था? याद है, 1980 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी और एल कृष्ण एडवाणी, ये दोनों मिलकर के इस पार्टी को बनाया था। याद रखिएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला देखो, धारा 370 का संबंध किससे है? तो धारा 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है, लेकिन अभी धारा 370 को हटा दिया गया है। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? अब आपको पता है, कांग्रेस पार्टी का बंटवारा 2 बार हुआ था। एक बार हुआ था 1907 में, है ना। क्या बना था? गरम दल, नरम दल। कांग्रेस पार्टी बट करके क्या बना? एक बना गरम दल, एक बना नरम दल। तो एक बार 1907 में बंटवारा हुआ था गरम दल और नरम दल में। एक बार बंटवारा हुआ 1969 में, है ना। तो ये भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का बंटवारा कब हुआ? कांग्रेस पार्टी का बंटवारा हुआ था 1969 में, है ना। कांग्रेस पार्टी जो है 2 भागों में बट गया। एक पार्टी का नाम रखा गया कांग्रेस ओ, एक पार्टी का नाम रखा गया कांग्रेस आर। कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गया, एक कांग्रेस ओ, एक कांग्रेस आर। कांग्रेस आर जो पार्टी है ये किसकी पार्टी थी? इंदिरा गांधी की पार्टी। और कांग्रेस ओ जो पार्टी, ये किसका पार्टी था? सिंडिकेट। सिंडिकेट। अब आप कहोगे सर ये सिंडिकेट क्या है? तो कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेता थे, तो बड़े बड़े नेताओं के समूह को ही सिंडिकेट कहा गया। तो कांग्रेस ओ को सिंडिकेट कहते हैं। कांग्रेस आर, सॉरी, कांग्रेस ओ के किसका पार्टी था? सिंडिकेट का, बड़े बड़े नेताओं का। कांग्रेस आर इंदिरा गांधी का। लेकिन बाद में 1971 में चुनाव हुआ, और 1971 में जब चुनाव हुआ, इस चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर वाली पार्टी जीत गई, और फिर ये पार्टी खत्म हो गई, इधर जीत गई और ये पार्टी खत्म हो गई। और यहाँ के जितने भी नेता थे, इन लोगों ने क्या किया? 1977 में जनता पार्टी बना दिया, ठीक। तो 1969 में 2 पार्टी बना, फिर 1971 में चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी जीत गई, कांग्रेस आर ये हार गया, ये पार्टी खत्म हो गई। यहाँ के नेता 1977 में आकर के फिर से क्या बनाया? जनता पार्टी। क्या बनाया? जनता पार्टी। तो जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1977 में, ठीक। इंदिरा गांधी ने इस चुनाव में कौन सा भाषण दिया था? गरीबी हटाओ। तो अगर पूछा जाए कि बताइए इंदिरा गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। और इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया? विपक्षी पार्टी जो ऑपोजिशन में थे,
जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, उन लोगों ने नारा दिया इंदिरा हटाओ, और इन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ। ठीक है, इसमें इंदिरा गांधी को बहुत अपार जीत, बहुत खतरनाक जीत इंदिरा गांधी जीती थी, है ना। और आपातकाल कब लागू हुआ, याद रखिएगा 1975 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकाल कब लागू हुआ, आपातकाल। तो याद रखिएगा जो आपातकाल है ये लागू हुआ था 1975 में 25 जून को। तो 25 जून 1975 को, 25 जून है ना, 25 जून 1975 को क्या हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, ये सब याद रखना। अगला क्वेश्चन, तो कांग्रेस के पहली बार विभाजन कब हुआ, 1969 में हुआ था, है ना। देखो वैसे तो कांग्रेस पार्टी 1907 में भी बंटवारा हुआ था, लेकिन 1907 ऑप्शन में नहीं है तो 1969 दे देंगे। भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी से सबसे पहली बार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। और मोरारजी देसाई कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, जनता पार्टी से थे, इसलिए इसको गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहा गया, है ना, जो कि सिर्फ 18 महीने तक इनकी सरकार रुकी थी। तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। 18 का राइट आंसर जो भी यहाँ पर बी लगा रहे हैं सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया, तो भारत के जो कांग्रेस पार्टी है ना, उन्होंने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया था कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पहली बार पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की गई, बताना है कि कौन सा समिति ने सिफारिश किया था जिसके आधार पर भारत में पंचायती राज संस्थाएं स्थापित हुई, बताइए फटाफट से प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बलवंत राय मेहता समिति ने, याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पहली बार क्या हुआ, पंचायती राज संस्थाएं स्थापित हुई। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों का वर्णन करें, यानी जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव करवाता है उसी को निर्वाचन आयोग, उसी को चुनाव आयोग, उसी को इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का क्या क्या काम है, वो क्या क्या काम करता है उसके बारे में बताना है। तो निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, और इसके एक दिन पहले चुनाव आयोग का गठन हुआ था। देखिए एक दिन पहले, है ना, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग बना था। यह भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों की व्यवस्था सुनिश्चित करता है, यानी भारत में बिल्कुल सही तरीके से चुनाव हो, घोटालाबाजी ना हो, सही तरीके से चुनाव हो, ये काम चुनाव आयोग का होता है। देश की संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जिनका भी चुनाव है सभी का चुनाव चुनाव आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, आप कहोगे 25 जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू होने के एक दिन पहले। चुनाव आयोग का काम क्या है, तो चुनाव आयोग का काम है कि सही से चुनाव करवाना। यह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक, और इनका काम क्या है, सभी का चुनाव करवाना, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, विधानमंडल हो, संसद हो, सभी का। अब चुनाव आयोग का क्या क्या काम है, तो चुनाव संपन्न कराना, दूसरा चुनाव क्षेत्र चुनना कि भाई कितना क्षेत्र, इस एक एमपी का कितना बड़ा एरिया रहेगा, एक एमपी का कितना बड़ा एरिया रहेगा, तो चुनाव का क्षेत्र बताना कि ये जो एरिया है ना, ये एक एमपी का, ये एरिया दूसरा एमपी का, तो ये चुनाव ही वही करवाता है। भाई ये मेंबर जो इस बार मुखिया जो बनेगा ना, ये मुखिया सिर्फ इस गांव का होगा, ये मुखिया इस गांव का होगा, तो ये सब काम चुनाव आयोग का है। तो चुनाव संपन्न कराना, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट, आपका नाम जो वोटर लिस्ट में आएगा ये तैयार कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। उसके बाद राजनीतिक दलों का मान्यता प्राप्त करना, पॉलिटिकल पार्टी, आप अपने से पार्टी बना लोगे तो थोड़ी ना होगा, आपको पहले जाकर के स्वीकार करवाना पड़ेगा, नहीं तो मान्यता नहीं मिलेगा। तो चुनाव आयोग ही है जो कि मान्यता देता है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव चिन्ह मिलता है ना, जैसे कांग्रेस पार्टी का हाथ छाप, बीजेपी का कमल फूल, तो ये सभी लोग जो है ये सब कौन देते हैं, चुनाव आयोग ही देते हैं। चुनाव में नामांकन पत्र की जाँच करना, कोई भी अगर नेता है जो चुनाव लड़ना चाहता है, तो नेता अगर चुनाव लड़ना चाहेगा तो पहले उसको अपने बारे में बताना पड़ेगा, तो ये सब जांच पड़ताल चुनाव आयोग करती है। राजनीतिक दलों के विवादों का न्याय करना, मान लो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है जो आपस में लड़ती है, जैसे कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी मान लो लड़ लिया, तो उसके बीच विवाद को खत्म कौन करेगा, ये चुनाव आयोग का ही काम है। ठीक है, अब मात्र 10 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, उसके बाद वीडियो खत्म। अनुच्छेद से भी सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, देखो तैयारी कर रहे हो दिल से करो। भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद है, तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा बी, 395। भारत के संविधान में कुल कितने, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जहां पर भारत को राज्यों का संघ कहा है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी 28 राज्यों का एक संघ है भारत। तो बताइए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद में यह बात लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है,
अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 एंग्लो भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है ना। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पास इतना पावर है, राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि वो 2 एंग्लो लोगों को चुन सकता है, यानी 2 लोगों को वो चुन सकता है, सदस्य बना सकता है। भारत के पास इतना, राष्ट्रपति के पास इतना पावर है। तो पूछा गया ये कहां पर लिखा हुआ संविधान का, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, संविधान का अनुच्छेद 331, संविधान का अनुच्छेद 331 में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वो 2 एंग्लो भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, यानी अपने मनमानी से चुन सकता है लोकसभा में। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जहां पर विदेश नीति का चर्चा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा। अनुच्छेद 51। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जहां पर विदेश नीति की चर्चा है? अनुच्छेद 51। पहला विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। मौलिक अधिकार कितना है? 6। तो पूछा गया भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जहां पर मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? अनुच्छेद 51 का ए। अनुच्छेद 51 का ए में प्यारे बच्चों मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, यानी टोटल 11 कर्तव्य की चर्चा है। मौलिक कर्तव्य क्या होता है? जैसे अपना देश की रक्षा करना, अपने देश के लिए लड़ना, झंडा का सम्मान करना, अलग अलग धर्म का सम्मान करना, ये सभी हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो कि अनुच्छेद 51 ए में लिखा गया है। अगला देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में सब कुछ लिखा गया है? ठीक है, सही जवाब है अनुच्छेद 326। तो अनुच्छेद 326 में प्यारे बच्चों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान वगैरह है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जहां पर जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दी गई थी? तो अनुच्छेद 370 है ना। अनुच्छेद 370 में लिखा गया था कि भारतीय संविधान को भी क्या मिलेगा? याद रखिएगा, उसको भी मिलेगा स्वायत्तता, यानी विशेष अधिकार। तो अनुच्छेद 370 का संबंध है उससे। भारत का कौन सा अनुच्छेद है जहां पर सांसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने का शक्ति देता है? यानी भारत का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जहां पर लिखा गया है कि जो सांसद है वो कोई भी राज्य सूची का कोई भी चीज पर विधान बना सकता है, कोई भी कानून बना सकता है, संसद वगैरह। तो बताइए ये संविधान का कौन सा भाग में लिखा गया है? अनुच्छेद 300 कौन सा आर्टिकल में, कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 249 में। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है? बंदी व्यक्ति मतलब जो लोग जेल में बंद हो जाते हैं, जो लोग जेल में बंद हो जाते हैं उनको भी तरह तरह का अधिकार है। तो पूछा गया संविधान का कौन सा आर्टिकल है जहां पर बंदी व्यक्ति, यानी जेल में, जैसे जेल में जो बंद है उनको खाना मिलता है, उनको कपड़ा मिलता है, जो जेल में बंद है, तो उन लोगों को भी खाने पीने का अधिकार वगैरह है बंद होने के बाद भी। तो ये सब संवैधानिक अधिकार कहाँ लिखा हुआ? अनुच्छेद 22 में बंदी व्यक्तियों के अधिकार के बारे में चर्चा है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ये बात कहाँ लिखा गया संविधान का? तो संविधान का अनुच्छेद 61, संविधान का अनुच्छेद 61 में प्यारे बच्चों लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं प्यारे बच्चों तो आप तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहीं पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। और अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ नहीं हुई है, कुछ नहीं पढ़े हैं, अब आप सीरियस हो जाइए। अब आपके पास 6 महीना है ना। और आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं? तो तनु क्लासेस ऐप में ही एक बैच मिलेगा, सफलता बैच। अगर आप सफलता बैच को ज्वाइन करते हैं तो इस बैच को ज्वाइन करने के बाद ये हमारी गारंटी है कि आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं। बहुत कम फीस है, थोड़ा सा पैसा लगता है प्यारे बच्चों, क्योंकि अलग अलग टीचर है, सबको सैलरी देना पड़ता है, रूम रेंट देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा फीस लेते हैं। लेकिन याद रखिए जब आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा ना तो कल आपको ये थोड़ा सा पैसा याद नहीं आएगा। आपको क्या याद आएगा कि सर हमारा बहुत अच्छा नंबर आया है। आप ये नहीं कहोगे कि सर हमारा बहुत अच्छा नंबर आया, पैसा क्यों लिए, ऐसा नहीं कहोगे। आप कहोगे सर मेरा बहुत अच्छा नंबर आया है, पैसा सब भूल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा फीस है सारी चीज़ें चलाने के लिए। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएंगे, वैसे मुझे लगता है अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।